ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम कौन सा पाठ नंबर 11 निर्माणों के पावन युग में स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने यह बताने का कोशिश किया है, यह बताने का प्रयत्न हमारे सामने इस पाठ के माध्यम से यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि नूतन मतलब नए विकास में, समाज के कल्याण में, राष्ट्र के हित में हमें कार्य करना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? अपने चरित्र का निर्माण सबसे पहले करना चाहिए। जब हम अच्छे चरित्र का निर्माण करेंगे तब क्या होगा? तब हम अच्छी तरह से क्या कर सकेंगे? राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, कल्याण के हित में कार्य कर सकेंगे। समझा? तो अब हम आइए पाठ की अपना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? अच्छे से इस कविता का पाठ कर लेंगे। पहले इस कविता का पाठ करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? कविता का अच्छा पठन पाठन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद फिर हम उसका अर्थ देखेंगे। ओके, रेडी स्टूडेंट्स? आइए तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने पाठ का अध्ययन स्टार्ट करते हैं पहले कविता के वाचन से। आवाज सबको आ रही है तो मुझे जरा, सोनम टीचर, हेलो हेलो, टीचर, हेलो सोनम टीचर। ओके, आ रहा है ना? वेरी गुड बेटा। हम चरित्र निर्माण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आगे सदा का कल्याण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले।
मानव का प्यार नहीं है, सृजन ही विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता की उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आधी में घटनाओं का कल्याण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। सबने देखा, सुना अच्छे से? इसी लय में आपको भी गाना है स्टूडेंट्स। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, अब हम अपने पाठ का शुरुआत करेंगे। एक मिनट बेटा। ओके, ये लेसन है निर्माणों के पावन युग में। किसने की है? इसकी रचना की है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी रचना की है। उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं जो हमें क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं, अभी प्रेरणा देती हैं। तो उन कविता संग्रह में से एक कविता हमारे सामने क्या है, प्रस्तुत है। अब हम थोड़ा सा अटल बिहारी वाजपेयी जी के का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु इनकी 16 अगस्त 2018 में हुई। परिचय: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार और प्रमुख वक्ता भी थे। वक्ता मतलब बहुत अच्छा वाचन करते थे, भाषण देते थे, जिससे सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। अब इनकी कृतियां देखो। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ ये बड़े अच्छे कवि और पत्रकार थे जिन्होंने इतनी सारी रचनाएं रची हैं। मेरी 51 यानी 51, मेरी 51 कविताएं, यह इनका क्या है, कविता संग्रह है। कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, ये सब क्या है, इनकी गद्य रचनाएं हैं। पद्य और गद्य, कविता और गद्य दोनों चीज इन्होंने लिखा है। अब हम क्या देखेंगे, पद्य संबंधी बातें, जो इस पद्य में हमको क्या है बताया गया है। रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। गद्य और पद्य में दो बहुत अलग अलग क्या होते हैं, हमारे लिए दोनों अलग अलग होते हैं। गद्य को हम क्या करते हैं, लयात्मक नहीं पढ़ते। गद्य को हम सिर्फ मात्रा, विराम चिन्ह
ये सब चीज़ें देखकर एक स्वर में पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन गद्य क्या होती है? गद्य हमें रस की अनुभूति कराती है। जिस तरह से अभी हमने पाठ का क्या देखा, वीडियो देखा और अच्छा लगा हमको सुन के। क्यों? कि वह कविता कैसी थी? वह कविता हमें एक लय के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, इसलिए वो कविता क्या है, हमारे लिए बड़ा, हमें सुनकर क्या हुआ, आनंद और अनुभूति की प्राप्ति हुई। अच्छा लगा ना? राग और सुर से क्या था, ओत प्रोत था और हमारे सामने प्रस्तुत था, तो इसलिए सुनने में भी हमें कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जिस तरह जो जिस विषय पर कवि लेखनी लिखता है या कविता लिखता है, उस आकार उसे हम क्या करते हैं, अपने अनुभूति में उतार लेते हैं। हमारे मानसिक पटल पे क्या होता है, उसका एक सुंदर सा चित्र, सुंदर सी दृश्य हमारे मनोभावना में क्या होती है, उतर जाती है, जिसको हम क्या करते हैं, सोचने लगते हैं। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन यानी नया, अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ ही चरित्र का निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। उन्होंने इसमें यह बताया है कि नए नए अनुसंधान, नए नए खोज करो, संस्कृति का जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कृति मिली है उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए, जिससे जगत का क्या होगा, उत्थान होगा। उत्थान यानी विकास होगा, कल्याण होगा। तो इसके साथ साथ हमें अपने चरित्र के निर्माण का कार्य भी करना चाहिए। सबसे पहले अपने चरित्र निर्माण करेंगे, तब जाकर हम क्या करेंगे, समाज को, देश को उत्थान कर सकेंगे या नए नए अनुसंधान कर सकेंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि चरित्र के निर्माण को विशेषतः महत्व इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कविता शुरू करेंगे। पहले हम पूरी कविता का पठन पाठन करेंगे, उसके बाद हम एक एक कविता का अर्थ, भावार्थ देखेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। हमने क्या किया, अभी पूरे पाठ का अच्छे तरीके से पठन किया। अब इसके बाद हम एक एक पैराग्राफ का क्या करेंगे, भावार्थ देखेंगे। पहले शब्दार्थ, उसके बाद भावार्थ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। पावन, पावन का अर्थ होता है पवित्र। चरित्र का अर्थ होता है आचरण, जैसा आचरण हम करते हैं। कल्याण, कल्याण का अर्थ होता है भलाई करना। युग, इतिहास का बड़ा कालमान, अपना एक बहुत सालों का जो एक युग होता है। युग मतलब अपने तो 4 ही युग हैं, तो युग मतलब इंसान जो बोलता है बहुत बड़ा समय होता है ना, जैसे 100 साल हो गया, 200 साल हो गए, उसको हम एक बोलते हैं एक युग बीत गया। वसुधा, वसुधा का अर्थ होता है धरती या पृथ्वी।
अब यहाँ कवि ने हमें क्या बताने की कोशिश की है? निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। यहाँ कवि ने, वाजपेयी जी ने इस सुंदर कविता में यह बताने का कोशिश किया है, प्रयास किया है। कवि कहते हैं निर्माणों के पावन युग में चरित्र के निर्माण को, जहाँ हम अच्छे अच्छे नूतन नए नए निर्माण कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, वहीं उसी जगह हमें अपने चरित्र निर्माण को क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। उसे भूलकर राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। अगर हम चरित्र का निर्माण, अपने आचरण का निर्माण, अपने अच्छे आचरण को बनाएंगे, चरित्र निर्माण करने का अर्थ यहाँ कवि ने यह बताया है कि अपने सुंदर आचरण को पहले हम बनाएं। जब इंसान का आचरण, व्यवहार, स्वभाव सुंदर हो जाता है, तब वह क्या होता है? सुंदर सुंदर चीजें सोचता है और अच्छी चीजों का निर्माण करता है। तो राष्ट्र के कल्याण के लिए, अच्छे निर्माण के लिए हमें क्या करना होगा? अपने आचरण का अच्छा निर्माण करना होगा। अपने चरित्र के निर्माण को क्या करना पड़ेगा? महत्व देना पड़ेगा। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। स्वार्थ में अंधे होकर हम अपनी पृथ्वी का, वसुधा यानी पृथ्वी, आजकल इंसान क्या करते हैं? स्वार्थी होता है इंसान, मनुष्य ही सबसे बड़ा स्वार्थी होता है। तो क्या करता है? अपना स्वार्थ निकल जाने पर लोगों को भूल जाता है या अपने स्वार्थ से बहुत सारे कार्य करता है। तो यह अच्छे चरित्र वालों का कार्य नहीं होता। इसीलिए कवि ने हमें यह बताया है कि जब अच्छा आचरण करेंगे तभी स्वार्थ की भावना को हम क्या करेंगे? भूल सकेंगे। स्वार्थ की भावना हमारे अंदर नहीं आएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है? स्वार्थ साधना, मतलब इस स्वार्थ भरी दुनिया में हमें अपने आचरण को अच्छा बनाकर अपने पृथ्वी, वसुधा, संसार का कल्याण करना होगा। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। अब देखो यहाँ क्या दिया है शब्दार्थ? अगम यानी अपार, सिंधु समुद्र, सागर, मझधार लहरों के बीचों बीच, लहरों के बीचों बीच यानी किसी नदी के बीच में, मझधार, मझ मतलब बीच में, धार, धारा मतलब जो लहरें बहती हैं या धार बहता है नदियों का। जटिल यानी बहुत पेचीदा, जो कि हम क्या करते हैं? बड़ी कठिनता से सुलझा पाना जिसको। नूतन नया, अगाध अथाह, अथाह मतलब जिसका कोई भी था हम लगा नहीं सकते हैं। संघर्ष संकटों का मुकाबला करना। साहस हिम्मत, सुलझाना उलझन को दूर करना। अनुसंधान खोज करना, जांच पड़ताल करना। अब हम अर्थ देखेंगे। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। इसमें कवि ने कहा है कि यह जीवन क्या है? एक सिंधु, सिंधु यानी नदी, समुद्र, सागर, संघर्षों से भरा एक सिंधु है, नदी है। संघर्ष जहाँ मानव रूप हमने पाया है, तो अपने कर्तव्यों के निर्माण के लिए, पूरा करने के लिए हमें संघर्ष भी करना जरूरी है। तो माना कि यह जीवन हमारे लिए क्या है? संघर्षों से भरा है, लेकिन उसे हमें पार करना ही है। मझधार में, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जो साहसी व्यक्ति होता है वो क्या करता है? जटिल से जटिल समस्या का क्यों न सामने आ जाए, साहस, अपने साहस से वह उसे स्वीकार करके उसको पार करता है। तो यहाँ कवि ने यही बताने का कोशिश किया है कि मझधार में डूबना, बीच में रुक जाना, कर्तव्यों के पथ से बीच में रुक जाना हमारे साहस को, हमारे जीवन को स्वीकार नहीं है। जो साहसी व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, उनको स्वीकार नहीं होता कि हम क्या करें? रुक जाएं कर्तव्य पथ पर। इसलिए इंसान रुकता नहीं है कर्तव्य पथ पर, और संघर्षों से क्या करता है? साहस से उससे निकलने की कोशिश या प्रयत्न करके आगे निकल जाता है।
जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। अपने जटिल समस्या, जटिल यानी हमने अभी देखा कि पेचीदा, जिसको हम क्या करते हैं, बहुत मुश्किल से सुलझा पाते हैं, तो उसका क्या करना है, उसको सुलझाते सुलझाते हमें नए नए खोज करने की ज़रूरत होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब नए नए खोज करेंगे, नए नए अनुसंधान करेंगे, तो उससे क्या होगा, जटिल से जटिल समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में इतनी क्या है, खतरनाक बीमारी फैली हुई है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे साइंटिस्ट क्या प्रयत्न करना छोड़ दिए? नहीं। अब क्या कर रहे हैं वो, धीरे 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 इंसान साहस से क्या किया है, उसको धीरे धीरे क्या कर रहा है, उससे पार उतर रहा है इस बीमारी से। तो लेखक के कहने, कवि के कहने का यही तात्पर्य है कि जटिल से जटिल समस्या क्यों न हो, हमारा जब हम साहस करेंगे और नए खोज करेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, अच्छी प्रकार से सुलझा सकते हैं। इतना अर्थ समझा सबको? माना कि यह जीवन क्या है, संघर्ष रूपी सिंधु है, नदी है, इसको पार करना ही क्या करना है, हमें पार करना ही है, अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ना ही है। मझधार में डूब जाना यानी अपने कर्तव्य पथ से रुक जाना, यह साहसी व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। कितनी भी जटिल समस्या क्यों न हो, नए नए खोज, नए नए अनुसंधान करके हम क्या करेंगे, उस समस्या का समाधान कर सकेंगे या करते रहना चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। तो कवि कहते हैं, निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण को महत्व देना चाहिए। स्वार्थ की आंधी में हमें अपने पृथ्वी का कल्याण भूलना नहीं चाहिए। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झनकार नहीं। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। शील अच्छा चरित्र, आदर्श अनुकरणीय, आदर्श यानी जो हमसे बड़े होते हैं, छोटे भी हमारे आदर्श बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे व्यक्ति की किताबें पढ़ते, अपने घर में जो पेरेंट्स है, दादी है, दादा है, जो भी है घर में, उनको हम अपना किसी न किसी को आदर्श मानते ही हैं, जिनके पद चिन्हों पर हम चलना चाहते हैं। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो जिसको क्या बहुत ही महत्व देता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है। झनकार मधुर स्वर, नैतिक नीति संबंधी, कौमुदी यानी चांदनी, चंद्रमा की चांदनी, विनय नम्रता, श्रेष्ठता उत्तम, साध प्राप्त करना, कीर्ति यानी यश, गरिमा महत्व, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झनकार नहीं। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। अब यहाँ वाजपेयी जी क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं, देखिए। किसी वाद्य में, वाद्य याना अपनी बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट बोलते हो ना, वही, किसी वाद्य में जिस प्रकार तार न होने पर सुर क्या होता है, वो बेसुरा होता है। किसी भी वाद्य को बजाने के लिए उसमें श्रेष्ठता किसकी होती है, तारों की होती है। वीणा बजाओ, आप गिटार बजाते हो ना, उसमें क्या होता है, तारों के ऊपर ही हम उंगलियां फिराते हैं, तो वो झनकृत होकर हमें क्या होती है, सुरों को प्रदान करती है, जो हमें सुनने में सुंदर लगते हैं। तो इसीलिए जीवन का, हमारे जीवन के तार कौन कौन से हैं, शील अच्छा चरित्र, आदर्श अनुकरणीय, श्रेष्ठता यानी हम श्रेष्ठ बने, ये सब क्या है, हमारे जीवन संबंधी तार हैं। जिस प्रकार किसी वाद्य को, हम किसी वाद्य को क्या करते हैं, सुर तब तक नहीं दे सकते जब तक कि उसके अंदर तार ना हो, तार बिना उसके सुर सुनाई नहीं देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, ये सब क्या है, नैतिक मूल्य हैं हमारे लिए। इस नैतिक मूल्य के बगैर हमारे जीवन का भी कोई मूल्य
नहीं होता है। हमारा जीवन भी सुरमय कब बनेगा? जब हम अपने आचरण में शीलता, विनयता, आदर्शता, श्रेष्ठता ये सारी चीज़ों को समाहित करेंगे, और नहीं तो फिर क्या होगा? हमारा जीवन भी किस तरह बन जाएगा? उस वाद्य की तरह जिसके अंदर कोई तार नहीं होता, जिस तार के बगैर वह बेसुरा हो जाता है। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि जिस प्रकार किसी वाद्य में तार के बगैर वह सुरीला नहीं हो सकता, उसके अंदर झनकार नहीं आ सकता, ठीक उसी प्रकार शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता के बगैर, मूल्यों के, नैतिक मूल्यों के बगैर हमारे जीवन रूपी वाद्य में भी झनकार नहीं आएगा, या हमारा जीवन सुरमय नहीं बनेगा। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है? अब इसमें क्या कहा है कवि ने? शिक्षा हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, लिखते हैं, शिक्षा। लेकिन शिक्षित व्यक्ति कौन होता है? जिसके अंदर नैतिकता होती है, जिसके अंदर नैतिक मूल्य की बातें होती हैं। असल में वही एक शिक्षित व्यक्ति होता है जो अपने बातों से, विचारों से, वाणी से क्या करे? सुंदर, श्रेष्ठ दिखे, और बोलने से वो क्या करे? सामने वाले के मन को मोहित करे। ठीक किस प्रकार शिक्षा स्वर तब साधती है जब हमारे अंदर क्या हो? नैतिकता की गुण हो, भावना हो। नहीं तो वह शिक्षा आधार नहीं, वह शिक्षा किसी के काम की नहीं होती है। शिक्षा सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता है, यह शिक्षा जीवन में बहुत आगे तक मरणोपरांत, लोग बोलते हैं ना कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना। समझ में आया? शिक्षा का अर्थ होता है सीखना। इंसान हर समय, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो हर समय सीखता रहता है। हम क्या करते हैं? रास्ते में चलते रहते हैं, फिर भी हम देखते रहते हैं, और उससे भी कभी कभी हम कुछ न कुछ सीखते हैं। हम अपने घर में, परिवार में, स्कूल में, समाज में, चाहे कहीं भी आए, घूमने टहलने, चाहे कहीं भी जाएं, हर जगह कुछ न कुछ बातें हम जरूर सीखते हैं। और यह सीखना ही हमारे लिए क्या होता है? हमारे नैतिकता का आधार होता है। वो स्वर जो हमें दूसरों से पसंद नहीं होता है, वही स्वर अगर हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? उनको भी कभी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए शिक्षा तब पूरी होगी जब हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो सकेगा। इसलिए अपने नैतिकता के आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। कौमुदी यानी चांदनी, कीर्ति का अर्थ होता है यश। तो जिस प्रकार चंद्रमा क्या करता है? हमें चांदनी फैलाते हुए ये कभी नहीं सोचता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। सबके ऊपर समान रूप से अपनी चांदनी को बिखेरता है। उसके अंदर वो सबका सम्मान करता है। उसके अंदर तो ये नहीं होता है ना कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये गरीब है, ये अमीर है। उसी प्रकार यश पाने की लालसा में संस्कृति का, हमें अपने देश की संस्कृति का सम्मान भूलना नहीं चाहिए। अगर हम बहुत यशस्वी हो गए, बहुत प्रसिद्धि पाने के लिए हमें गलत कार्य करना चाहिए क्या? नहीं, हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए। जब हम इस प्रकार से क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, तब हम संस्कृति जो हमारी है, भारत की संस्कृति, भारत एक विभिन्न प्रदेशों वाला देश है, विभिन्न प्रकार के जलवायु होते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां यहाँ पाई जाती हैं। और भारत ही ऐसा एक देश है कि जहाँ बहुत विभिन्नता में भी एकता दिखाई देती है, और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, ऐसी संस्कृति और कहीं भी नहीं है। भारत अपनी संस्कृतियों से ही जाना जाता है, हर जगह प्रसिद्ध है। तो इसीलिए
चांदनी जिस प्रकार चंद्रमा अपनी चांदनी को सबके ऊपर समान रूप से सम्मान देना चाहता है, बिखेरता है, ठीक उसी प्रकार से यश पाने की लालसा में हम अपने संस्कृति ऐसा कार्य ना करें कि हमारे भारतीय संस्कृति को क्या हो, धक्का या ठेस लगे। अपनी संस्कृति का सम्मान करना हमें क्या करना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। इतना अच्छे से समझा सबको? चलिए अभी हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। अब देखिए यहाँ वाजपेयी जी क्या कहते हैं, यहाँ आविष्कार मतलब खोज करना, नया निर्माण करना, सृजनहीन नया निर्माण न होना, सृजन करना मतलब निर्माण करना, हीन यानी न होना, उपकार भलाई करना, उत्थान उन्नति प्रगति करना, कृति अच्छा काम करना, व्यर्थ निरर्थक बेकार, भौतिकता सांसारिकता, भौतिकता यानी अब हम जो भौतिक हैं, संसार में हैं, जो हम देख रहे हैं। अब यहाँ कवि कहते हैं आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, तो आविष्कार कृतियों में मानव का प्यार क्या होता है, नहीं है, तो वह आविष्कार व्यर्थ है। अगर हम कोई आविष्कार कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, साथ साथ बहुत प्रेम के साथ करना चाहिए। यदि मनुष्य वह कार्य प्यार से नहीं करता, सपोज आप एक उदाहरण के तौर पे सुनो, अगर घर में मम्मी या कोई भी जो बहन है, तुम्हारी बड़ी बहन है, जो भी है, जो घर में खाना बनाता है या जो भी कार्य होता है, जब हम प्रेम से करते हैं तो क्या होता है, वह कार्य जल्दी पूर्ण होता है और अच्छा भी लगता है। खाने को अगर हम प्यार से मम्मी बना के देती है तो बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी किसी दिन गुस्सा आ जाता है या मन नहीं करता है, बिना मन के अगर, या आपके बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है, वो अगर क्या करती है, अगर आपको अच्छे से बनाकर नहीं देती है तो क्या होता है, उसमें हमें कोई स्वाद आता नहीं है। तो ठीक कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि आविष्कार करो, लेकिन उसमें मनुष्यों के प्रति क्या होना चाहिए, प्यार की भावना, स्नेह की भावना होना चाहिए। नहीं तो ऐसे आविष्कार का क्या फायदा होता है। नूतन अनुसंधान, नए नए खोज, नई नई कृतियाँ, नए नए अनुसंधान किसके लिए किए जाते हैं, उसी के लिए किए जाते हैं। किसके लिए, मानव कल्याण और मानव समाज के लिए। तो जिसमें मानव का कल्याण हो सके, जिसमें मानव के प्रति मानवता हो, उसी तरह का अनुसंधान करना चाहिए। अगर मानव का कल्याण, मानव के प्रति प्रेम ही नहीं है तो उस अनुसंधान या आविष्कार का क्या मतलब होता है, वह तो व्यर्थ हो जाएगा। विज्ञान की सृजनशीलता में प्राणी का उपकार भूलें तो वह भी व्यर्थ होता है। सृजनहीन क्या होता है, सृजनहीन विज्ञान का अर्थ है क्या है, सृजनहीन मतलब जब हम विज्ञान के इसमें कोई चीज सृजन करते हैं या निर्माण करते हैं तो वो प्राणी के उपकार के लिए होता है। अगर उसमें प्राणी का उपकार नहीं है, समझ में आया, तो ऐसे रसायन का और ऐसे विज्ञान का क्या फायदा जिसमें इंसान का क्या हो सके, भलाई ना हो सके। इस समय बीमारी फैलना, जो बीमारी फैली है वो किस लिए फैली है, इसी तरह से फैली है ना। इसमें क्या हुआ, पूरे संसार का नुकसान ही हुआ, कुछ अच्छा कार्य हुआ क्या, नहीं।
इतना सारा नुकसान हुआ जो कि हमारे जानकारी में कभी भी ना ऐसी बीमारी आई थी और ना ही इतना बड़ा देश को नुकसान हुआ था। देश यानी पूरे संसार को। तो क्या करना चाहिए? विज्ञान का उत्थान इस तरह करना चाहिए जिस प्रकार से क्या हो, लोगों का कल्याण हो सके। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। भौतिक विकास करते समय हम जीवन के विकास करना ना भूलें। भौतिक विकास हम जो सामान का, चीज़ों का, वस्तुओं का विकास करते हैं उसमें इंसानों का भी विकास होना चाहिए, अपने चरित्र का निर्माण होना चाहिए। अगर अपने ही चीज़ का विकास ना, अपना ही विकास नहीं कर सकेंगे तो हम फिर किस तरह का विकास कर पाएंगे? निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। हाँ, समझ में आया सबको अच्छी तरह से? निर्माणों के इस पावन युग में हमें क्या करना चाहिए? अपने चरित्र को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अच्छे आचरण का जब हम निर्माण करेंगे तब हम क्या कर सकेंगे? इस स्वार्थ भरी दुनिया में अच्छे आचरण के निर्माण से, अच्छे चरित्र के निर्माण से ही हम अपने देश का कल्याण कर सकते हैं। स्वार्थ साधना की आंधी चल रही है। स्वार्थ में इंसान को क्या करना है? अपने संसार, अपने देश का कल्याण करना भूलना नहीं है। समझा सबको अच्छे से? यस, तिरंगा झंडा भी लहरा दिया तुम लोगों ने अभी आज।